हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके ट्रिपल एस सी की। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड सेवा चयन आयोग, जिसे आप यूके ट्रिपल एस सी के नाम से जाते हैं। तो यूके ट्रिपल एस सी ने एक वैकेंसी निकाली हुई है और ये वैकेंसी जो है वो ग्रुप सी लेवल की है, समूह ग की वैकेंसी है और अलग अलग विभागों की ये वैकेंसी है। ठीक है ना, ग्रुप सी लेवल की ये वैकेंसी है और अलग अलग विभागों की वैकेंसी है। इसमें आपको समीक्षाधिकारी के भी कुछ पद देखने को मिलेंगे, इसमें आपको रीडर के पद देखने को मिलेंगे, तो वहीं पे ग्राम पंचायत अधिकारी के पद देखने को मिलेंगे। तो जितने भी पद हैं वो सारे पदों का जो विज्ञापन एक साथ जो निकाला गया है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है। ठीक है ना, तो जैसा कि ये स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है यानी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर इस वीडियो को देखें, अगर आप अभी ग्रेजुएट नहीं हैं तो फिर आप अभी इस वीडियो को ना देखें, आप अपनी तैयारी करें और अदर जो वीडियो आपके लायक आएंगे उसको देखिएगा। तो फालतू समय आपको ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। तो जिनका भी ग्रेजुएशन हो गया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है, ये आया है काफ़ी पहले, 13 अक्टूबर को ही ये नोटिफिकेशन आ गया था। लेकिन जो इसका ऑनलाइन आवेदन है यानी जो ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो 23 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। फॉर्म भरना 23 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 23 नवंबर है। ठीक है, तो 23 ऑफ अक्टूबर से लेकर के 23 ऑफ नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पे आप 27 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक इस फॉर्म में ऑनलाइन जो आपने आवेदन किया है इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है ना, जो लिखित परीक्षा होनी है, जो रिटन टेस्ट होगा, उसका जो टेंटेटिव डेट है, ठीक है ना, तो जो टेंटेटिव डेट है, तो टेंटेटिव डेट यहाँ पे दिया हुआ है दिसंबर 2023। ठीक है, तो आयोग ने निर्णय लिया है कि दिसंबर 2023 में हम एग्ज़ाम करा लेंगे। हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि आप देख रहे हैं दिसंबर तक तो इसकी प्रक्रिया ही चल रही है, बट टेंटेटिव डेट दिया है तो आप उसी को मान के चलिए। ठीक है ना, इसके अलावा अब इस पूरे नोटिफिकेशन को हम डिकोड करते हैं, क्या क्या इस नोटिफिकेशन में खास बातें हैं वो हम देखने वाले हैं, कितने पदों के लिए ये आया हुआ है विज्ञापन वो देखने वाले हैं। अब देखिए ये जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के लिए वैकेंसी निकाली गई है यानी ग्रुप सी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए इसमें समाज कल्याण विभाग में जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी होता है उसके 16 पद आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे अल्पसंख्यक जो डिपार्टमेंट है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यहाँ पे आपको सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 पद देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तो यहाँ पे जो मुंसरिम के पद हैं और रीडर के पद हैं, तो मुंसरिम और रीडर के 14 पद देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से उत्तराखंड जल विद्युत निगम में आपको कार्यालय सहायक के पद देखने को मिलेंगे, उसके 10 पद आपको देखने को मिलेंगे। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में आपको कार्यालय सहायक के 10 पद देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से उत्तराखंड सूचना आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पे गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अंतर्गत फोरमैन परिसंपत्ति के 1 पद, उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत अलग अलग जिलों में जो ग्राम पंचायत अधिकारी के हैं तो वो 137 पद है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर पद है इसमें तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का ही है। ठीक है ना, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 33 पद हैं। अर्थात बात किया जाए तो टोटल कुल जो है 229 अलग अलग पद हैं। तो 229 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ये नोटिफिकेशन तो जारी हो गया था काफ़ी पहले, लेकिन इसका जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, जो कि 23 नवंबर तक भरा जाएगा। और ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप नोट कर लें, इस वेबसाइट पर जाकर के ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट है www.triplesc.uk.gov.in। ठीक है,
तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जा करना है आपको और इस वेबसाइट पर जा कर के आपको अपना डिटेल भरते हुए अपना फॉर्म भरना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कुछ डिटेल, उसको पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की, वस्तुनिष्ठ जानते ही आप, MCQ टाइप की, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। कैसा पेपर होगा दोस्तों? तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑफलाइन होगा या तो ऑनलाइन मोड में होगा। प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लिखित समय अनुमानित है। परीक्षा की तिथि की सूचना यथासंभव पृथक से, ठीक है। वो जो डेट है, एग्जाम का डेट है, उसके लिए अलग से नोटिस आएगा, सभी को पता है। अब आइए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखिए अलग अलग जो पद, जैसे मैंने भी बताया कि सहायक समाज कल्याण अधिकारी के टोटल 16 पद हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके बारे में पूरी डिटेल दिया है कि SC के कितने हैं, ST के हैं कि नहीं हैं, OBC के कितने हैं, EWS के कितने हैं। तो ये जो टोटल 16 पद हैं, तो इन पूरे 16 पदों का ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि देखिए अभी तो इसमें एक नोट सभी में आपको ये देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे एक नोट है ना, तो ये नोट आपको हर पद के सामने देखने को मिलेगा। और नोट में क्या दिया है कि जो रिक्तियों की संख्या है वो बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो अब 229 पहले से ही इतनी कम है, अब और क्या घटाओगे। हाँ ये है कि हो सकता है कि अगर कुछ और अध्याचन मिले तो हो सकता है कि कुछ वैकेंसी इसमें बढ़ भी सकती है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी की वैकेंसी है, तो इसकी जो सैलरी है आप देख सकते हैं, इसका जो वेतनमान है वो 29,200 रुपये से लेकर के 92,300, यानी लेवल 5 की ये जॉब है, ठीक है ना। लेवल 5 की एक जॉब है, ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है, एक अच्छी सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है ना। आयु सीमा क्या रखी गई है? तो आयु सीमा जो रखी गई है वो रखी गई है 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 21 से 42 साल की उम्र की जो आयु सीमा है वो है। मिनिमम आपके पास 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। तो ग्रेजुएट लेवल में जो वैकेंसी निकलती है दोस्तों ना, तो उसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स ही होती है। मैक्सिमम एज में देखिए इसमें आपको आरक्षण भी मिलता है। जहाँ तक बात अगर हम मैक्सिमम एज की करें, तो मैक्सिमम एज में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देखिए, अगर जनरल हैं तो जनरल में फिर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, लेकिन इसके अलावा अन्य क्षेत्र में OBC हैं, SC ST हैं, तो वहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, ये पोस्ट कैसी है? तो ये नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है ना, नॉन गजेटेड पोस्ट है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही ये अस्थाई नेचर की पोस्ट है और अंशदायी पेंशन युक्त पोस्ट है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। अब भाई ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है तो आपके पास ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या है अनिवार्य अर्हता, ध्यान से देखिएगा। पहला, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई विशेषी विद्यालय से स्नातक की उपाधि। तो यहाँ पे जो आपको चाहिए कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। आप सिंपल एक ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई परसेंटेज वगैरह नहीं मांगा गया है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं मांगा गया है, आप सिंपल एक ग्रेजुएट हों। आप BCom हैं, आप BSc हैं, ठीक है, या आप BTech हैं, ठीक है, या आप BA किए हैं, आप सिंपल कोई भी ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए जो दूसरी पोस्ट है उसको एक बार देख लीजिए, वो क्या है, वो है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिसमें टोटल 5 पद हैं, इसमें पोस्ट कम है और इसमें एक SC की पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल रही है, एक जो है EWS की पोस्ट है और 3 जनरल की पोस्ट है। OBC और ST के लिए यहाँ पे पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका भी जो वेतनमान, ये भी देखिए लेवल 5 की ही जॉब है। आयु सीमा सेम है, पद का स्वरूप सेम है। शैक्षिक अर्हता, तो इसमें देखिए इसमें क्या मांगा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। तो आपके पास सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। एक सेकेंड,
इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर सकती दी। ये देखिए, तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेतु केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से, अच्छा इसमें आपको एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा, ठीक है ना। तो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र यानी CCC अगर आप किए हैं या इसके अलावा कोई कोर्स किए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो थोड़ा आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपको एक कंप्यूटर का भी प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ अधिमानी अर्हता है। अधिमानी अर्हता क्या है कि अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपको वरीयता मिलती है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप उसको धारित कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये अनिवार्य अर्हताएं हैं तो फिर आप जो है इस फॉर्म को जरूर भरें। और अधिमानी अर्हता में क्या है कि कंप्यूटर में हिंदी व अंग्रेजी अगर आपको टाइपिंग आती है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि का आपने सेवा की है, या नेशनल कैडेट कोर B या C का प्रमाण पत्र है, तो आपको थोड़ा सा वेटेज मिलता है, वरीयता मिलती है। तीसरा जो पोस्ट है वो है दोस्तों रीडर का, और इसके कुल 7 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, ठीक है ना। तो टोटल 7 पद अलग अलग कार्यालय में है, ये आप देख लीजिए, 7 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। और अगर इसको भी मैं देखूं तो ये भी लेवल 5 की ही जॉब है, और इसमें भी जो आयु सीमा है वो सेम है, 21 से 42 साल रखी गई है। इसके अलावा इसका भी जो पद का स्वरूप अराजपत्रित, अस्थायी और अंशदायी पेंशन नियुक्त है। शैक्षिक अर्हता की अगर मैं बात करूं तो अनिवार्य अर्हता में आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर मैं देख रहा हूं तो कंप्यूटर में हिंदी टंकण में, हिंदी टाइपिंग में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 4000 kbps यानी 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड भी आपके पास होनी चाहिए। एक यहाँ पे नोट दिया है कि कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम की गति रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा। मतलब हिंदी तो अनिवार्य है, हिंदी तो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन अगर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी टाइपिंग भी आपकी स्पीड अच्छी है तो उसमें आपको वेटेज दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी सिलेक्शन में। अब उसके अलावा देखिए जो चौथा पद है वो है मुंसरिम का, ठीक है ना। कुल इसमें 7 पद हैं मुंसरिम के अलग अलग अदालतों में, जैसे यहाँ पे रीडर कार्यालय, स्थायी लोक अदालत अल्मोड़ा, देहरादून, तो अलग अलग कोर्ट में ये 7 वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके बारे में अगर मैं देखता हूँ तो ये भी लेवल 5 की ही जॉब है, यानी सेम सैलरी पैकेज इसमें भी है, और 21 से 42 उम्र आपकी जो है होनी चाहिए। इसके अलावा सेम पद का स्वरूप भी वही है, शैक्षिक अर्हता ग्रेजुएशन होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड, ठीक है ना, इसमें भी सेम वही है, ग्रेजुएशन हो, टाइपिंग स्पीड हो हिंदी में, और अगर अंग्रेजी में टाइपिंग है तो आपको उसमें थोड़ी सी वरीयता मिल जाती है। इसके बाद जो 5वां है वो है कार्यालय सहायक का, कार्यालय सहायक तृतीय। तो ये कार्यालय सहायक तृतीय के नाम से है, और ये कुल 10 पोस्ट है, इसमें 10 पोस्ट है, ठीक है ना। अगर इसको देखें तो ये थोड़ा जो पहले के 4 पद थे उनकी अपेक्षा अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये उनसे थोड़ी सी, ये लेवल 4 की वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ये लेवल 4 की वैकेंसी है, यानी उनसे कहते हैं उनसे जूनियर, इसमें उनसे थोड़ी सी सैलरी कम है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वेतनमान है ये लेवल 4 की वैकेंसी है, तो थोड़ा सा सैलरी कम हो जाता है, 25,500, 21,100, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं है, बस वो 5 का था, ये 4 का है। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छा है कि ये स्थायी नेचर की वैकेंसी है, इसका जो पद का स्वरूप है वो तो नॉन गजेटेड है, लेकिन ये स्थायी वैकेंसी है, ठीक है ना। तो 21 से 42 उम्र, इसमें भी वो जो आयु सीमा है वो वही रखी गई है, 21 से 42 साल। अनिवार्य अर्हता में क्या मांगा गया है, देखिए अनिवार्य अर्हता में आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके अलावा देवनागरी लिपि का आपके पास वृहद ज्ञान होना चाहिए, इसके अलावा हिंदी में आपके पास 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, ठीक है ना। और MS ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य, यानी MS ऑफिस आपको आना चाहिए अच्छे से। अब MS ऑफिस में देखिए क्या क्या आपको आना चाहिए, MS ऑफिस में क्या क्या आता है, MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा MS एक्सेल, इसकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये 3 तो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा MS एक्सेस भी होता है,
तो अगर एक्सेस आपको कम भी आता है तो काम चल जाएगा, लेकिन MS वर्ड पे अच्छे से काम करना आना चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MS एक्सेल पे सबसे अच्छे से काम करना आना चाहिए, और उसके अलावा MS पावर पॉइंट पे, ठीक है। तो MS ऑफिस की आपके पास अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ये अनिवार्य हरता मांगा गया है, ठीक है ना। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश इसमें दोनों चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसमें हिंदी भी चाहिए एंड लिखा है, इसका मतलब हिंदी भी चाहिए और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक से काम बन जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होनी चाहिए तो ही काम बन पाएगा। तो अगर दोनों टाइपिंग है तो यह फॉर्म आप भरें। इसके अलावा अगर हम छठवां देखते हैं तो सेम आप देखिए यहाँ पे कार्यालय सहायक तृतीय, ठीक है ना, अलग विभाग में है, विभाग अलग है, बाकी पद वही सेम है, पोस्ट सेम है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सेम है, वेतनमान भी वही है, लेवल भी वही है, एज लिमिट भी वही है, और जो पद का स्वरूप भी है वो भी वही है, नॉन गजेटेड है लेकिन ये स्थायी पद है। शैक्षिक अर्हता इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन तो होगा ही होगा, जो कंप्यूटर पे स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पर हिंदी में न्यूनतम 6000 kbps और अंग्रेजी में न्यूनतम 7000 kbps की गति होनी चाहिए, और कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो। जैसे CCC जो आप करते हैं तो CCC कितने महीने का होता है, वो तो 1 साल का होता नहीं है, तो CCC यहाँ वैलिड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास हो तो PGDCA आप 1 साल का, अगर PGDCA है तो ठीक है, ठीक है। इसके अलावा O लेवल अगर है तो वो भी 1 साल में 4 पेपर, वो भी सही है, ठीक है। या इसके अलावा अगर कोई कोर्स होता हो जो कि 1 साल का होता हो, तो 1 साल का अगर कोई सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा कोर्स है तो वही आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और अनिवार्य अर्हता है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो 7वां पद है वो है, उसमें 3 पद हैं, और ये है सहायक समीक्षा अधिकारी। उत्तराखंड सूचना आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के ये पद निकले हुए हैं, 2 SC के लिए हैं और 1 OBC के लिए हैं, ठीक है। तो इसमें SC या OBC वाले ही भर सकते हैं, और ये लेवल 5 की जॉब है, अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब है। आयु सीमा वही है 21 से लेकर के 42 वर्ष। सबसे बड़ी बात, नॉन गजेटेड टाइप की पोस्ट है लेकिन स्थायी पोस्ट है, ठीक है, स्थायी नेचर की पोस्ट है। अब इसके लिए देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में 4000 kbps की स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर में भी, अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी टाइपिंग अच्छी है तो उसमें आपको अधिमान मतलब थोड़ा सा वेटेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए, और आपके पास ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। अधिमानी अर्हता वही है, अगर NCC का कैडेट कोर B का प्रमाण पत्र है या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की नौकरी किए हैं तो आपको वेटेज मिलता है। 8वां जो है वो है फोरमैन परिसंपत्ति, जिसमें कि कुल 1 पद हैं, और 1 पदों के लिए, और वो जनरल ही है, कोई भी भर सकता है, तो 1 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब चूंकि ये लेवल 6 की वैकेंसी है इसलिए इसकी जो सैलरी है वो ज़्यादा है, 18 से 42 साल इसमें एज मांगी गई। अच्छा, यहाँ पे देखिए, बाकी सब जगह तो 21 वर्ष से 42 वर्ष था, लेकिन यहाँ पे 18 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और सब में तो 21 से 42 चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 18 से 42 चल रहा है, ठीक है ना। नॉन गजेटेड और स्थायी नेचर की ये वैकेंसी है। शैक्षिक अर्हता में जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन होने के साथ ही साथ किसी प्रतिष्ठित संस्थान में, ठीक है ना, आपके पास परिसंपत्तियों से संबंधित एक अनुभव होना चाहिए, कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये देखिए। और ये 2 वर्ष का जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो अनिवार्य अर्हता में मांगा गया है। तो अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही आप इस फॉर्म को भरें। और अगर आपके पास विधि स्नातकधारी हैं, यानी अगर आपने लॉ से ग्रेजुएशन किया है, आपने LLB किया है या आपने BA LLB किया है, तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आप ये नोटिफिकेशन आई थिंक देख भी रहे होंगे,
उस पद का नाम है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। और इसके टोटल आपको यहाँ पे 137 पद देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अलग अलग ज़िले के हिसाब से वैकेंसियाँ निकली हैं 137 पदों के लिए। और एक सेकेंड, बाकी का डेटा कहाँ गया मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड लाइन पर रहिएगा। हाँ ये एक सेकेंड, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि 137 पदों के लिए ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की वैकेंसी है और लेवल 4 की जॉब है। और इसकी जो सैलरी है 25,500 से लेके 81,100। 21 से 42 वर्ष इसमें भी उम्र मांगी गई है। स्थायी नेचर की वैकेंसी है। ग्राम पंचायत अधिकारी विकास अधिकारी के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास एक स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर में CCC लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे एकदम कंफर्म कर दिया है कि आपके पास CCC होना चाहिए न्यूनतम, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों, इसने क्या बोला, ये नहीं बोला है कि CCC ही हो, न्यूनतम बोला है कि कम से कम आपके पास CCC होना चाहिए। तो यहाँ पे यही मतलब निकल के आ रहा है ना कि CCC है न्यूनतम, या अगर मैक्सिमम उससे ज़्यादा है तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कम से कम आपके पास CCC होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार विज्ञापन में ऐसी लैंग्वेज यूज करता है कि उसको डिकोड करना कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार ये हो जाता है कि क्या यही जो डिग्री है अप्लीकेबल होगी, लेकिन क्या अदर डिग्री भी अप्लीकेबल होगी, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होता है, ठीक है ना। अधिमानी अगर अर्हता की बात करें तो अधिमानी अर्हता में वही है, सेना में काम किए हैं या NCC का आपके पास प्रमाण पत्र है तो फिर आप भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आगे बात करते हैं, तो आगे अगर देखें दोस्तों, एक सेकेंड, अब देखिए सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सिलेबस है, ठीक है ना। अब सारी चीज़ें तो डिस्कस हो गई, लेकिन अब सिलेबस है, एग्ज़ाम होगा आपका, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। अब देखिए जो ये परिशिष्ट 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक सेकेंड, ये सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। उसके अलावा कुछ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। और वो है आपका शारीरिक मापदंड। ये जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का फॉर्म आप भर रहे हैं, तो इसके लिए देखिए कुछ शारीरिक मापदंड रखा गया है। जैसे पुरुष अभ्यर्थी के लिए क्या हाइट होनी चाहिए, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए क्या होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम लंबाई, महिलाओं के लिए, तो सबके लिए जो है कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा गया है कि ये हाइट आपकी होनी चाहिए, अगर ये हाइट है तो ही आप भरे फॉर्म। इसके अलावा कम से कम जो सीना है वो भी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम लंबाई है वो 152 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और वज़न की बात करें तो महिलाओं का वज़न जो है वो 45 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या क्या होगा, कुछ शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होगा, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है ना। तो जैसे कि 200 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है ना, अगर 30 सेकंड में आपने पार किया तो 10 अंक, 28 सेकंड में किया तो 15, 26 सेकंड में किया तो 20, 24 सेकंड में किया तो 25। उसके अलावा लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी होगी, तो ये भी आप जानते रहें। महिलाओं के लिए 200 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, क्रिकेट बॉल थ्रो है, स्कीपिंग रोप है, रस्सी कूदना है। अब देखिए लिखित परीक्षा का पाठक्रम देख लीजिए। कह रहा है कि उक्त पदों के चयन हेतु, जो पद अभी बताए गए हैं, तो उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की एक परीक्षा होगी। कितने अंकों की होगी दोस्तों? 100 अंकों की। एक मिनट में इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, एक सेकेंड दोस्तों, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा जी। ये देखिए यहाँ पे आप 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 अंकों का। ये देखिए, तो 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप
पेपर होगा। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ये जो 100 क्वेश्चन है इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो सिलेबस है उसकी मैं बात कर रहा था कि ये जो 100 अंकों का एग्ज़ाम होगा तो इसमें क्या क्या आएगा, ये अभी हम आपको सिलेबस बता देते हैं। लेकिन उस लिखित परीक्षा से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी जाननी ज़रूरी हैं। जैसे कि जो जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं तो उनको कम से कम 45%, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अनुसूचित जाति हैं व अनुसूचित जनजाति हैं तो इनको कम से कम 35%, ठीक है। इतना न्यूनतम अंक आपको लाना है, क्वालिफाइंग अंक, ठीक है ना। बाकी देखिए ऐसा नहीं है कि अगर 45% आपने ला दिया तो आप सेलेक्ट हो गए, नहीं, मतलब मिनिमम आपको इतना लाना ही लाना है। उसके बाद जो मेरिट बनती है, मेरिट तो भाई जिसका मैक्सिमम होगा उसके आधार पे बनेगी ना, लेकिन मिनिमम आपको इतना लाना है, ठीक है ना। अब जो ये आपका एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन मोड में होगा। तो ऑफलाइन मोड में होगा तो आपको OMR शीट मिलेगी जिसे आपको फिल करना होगा। प्रश्न की जो बुकलेट होगी वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पेपर होगा तो पेपर आपको मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और दिया है कि यदि परीक्षा ऑनलाइन होती है, यदि परीक्षा ऑनलाइन होती है तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा, अच्छा अभी ये खुद डिसाइड नहीं है कि ऑफलाइन करेंगे या ऑनलाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऑनलाइन होगा तो जो प्रश्न का बुकलेट है, उत्तर कुंजी, ये सब आपको ऑनलाइन मिलेगा, जैसे रेलवे वगैरह में होता है, SSC में होता है। तो अगर ऑनलाइन होगा तो सब कुछ आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता तो, अच्छा ये नहीं है, एक सेकेंड, एक मिनट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट देखिएगा क्या है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 ऋणात्मक, यानी देखिए ये निगेटिव मार्किंग जो सबसे पहले देखना होता है। इसका मतलब निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है दोस्तों, और ये निगेटिव मार्किंग कितनी है तो 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। तो तुक्का नहीं मारना है, तो निगेटिव मार्किंग है, इसलिए ध्यान से आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत तुक्का नहीं मारना है, अच्छी तैयारी करके जाना है। अधिमान, लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान पाए जाते हैं तो उस स्थिति में जो आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होता है वो सब जगह होता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। आयु के बारे में मैंने बता ही दिया कि आयु जो है 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी। 1 जुलाई 2023 कट ऑफ डेट है आयु के लिए। अधिकतम उम्र 42 साल है, सभी में आपने देखा। बाकी एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो एज रिलैक्सेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए एक बार जो है हम देख लेते हैं कि जो फॉर्म भरेंगे आप, तो फॉर्म भरने का जो फॉर्म फीस है वो क्या रखा गया है। एक मिनट, शायद आगे होगा, देख लेते हैं पहले। चलिए पहले सिलेबस ही देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका सिलेबस। 100 नंबर का पेपर होगा और आप यहाँ पे देखिए कि 20 मार्क्स का जो है, अगर आप देख पा रहे हो तो 20 नंबर का ये जो पार्ट 1 है 20 नंबर का, इसमें आपको दिया जाएगा स्नातक स्तरीय समान प्रश्न पत्र परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी, यानी 20 नंबर की हिंदी आएगी। हिंदी में जो जो टॉपिक आएंगे वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नोटिस का PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं। बाकी मैं आपको ऊपर का बता देता हूँ। हिंदी साहित्य का समान परिचय जो उत्तराखंड राज्य एवं NCERT की जो 12th तक की बुक है ना, उसके आधार पर तैयार किया गया है। तो 12th तक की बुक आपको देखनी है हिंदी का समान परिचय के लिए। कबीर सूत्र पद्य में कौन कौन आएंगे, गद्य में कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा रीजनिंग का भी है। रीजनिंग का क्या सेक्शन है, रीजनिंग में जो जो आएगा, जैसे दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला है, श्राद्धिस्ता है, वर्गीकरण है, वर्णमाला परीक्षण है, तो रीजनिंग है, रीजनिंग का ये दिया हुआ है। इसके अलावा कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो भी यहाँ पे दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के लिए तो एक आर्यहंत की बुक आती है, वो बुक आप ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। या इसके अलावा परीक्षा मंथन की भी एक आती है,
तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये 2 बुक बहुत अच्छी होती है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अगर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हाँ, इतिहास के लिए देखिए, प्राचीन इतिहास से कौन कौन टॉपिक हैं, मध्यकालीन से हैं। तो प्राचीन और मध्यकालीन तो आप एनसीईआरटी प्रेफर करिए, एनसीईआरटी से आप नोट्स बना करके पढ़िए। बाकी मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो करना चाहें तो स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर ये जो विश्व का इतिहास है, तो विश्व के इतिहास के लिए आप चाहें तो लूसेंट में पढ़ सकते हैं, लूसेंट से ले सकते हैं, और चाहे तो एनसीईआरटी में फॉलो कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी लूसेंट, क्योंकि लूसेंट एनसीईआरटी का एक प्रकार का नोट्स है, तो लूसेंट से आप मॉडर्न हिस्ट्री विश्व का इतिहास देख सकते हैं, उतना आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या चाहिए आपको, सारी चीज़ें तो देखनी नहीं है, रूस की क्रांति, अमेरिका, फ्रांसीसी, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। भूगोल के लिए देखिए, भूगोल के लिए टॉपिक दिए गए हैं, भूगोल में से क्या क्या आना है इसको देख लीजिएगा। इसी तरीके से राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये आना है। गांधी जी के बारे में, राज व्यवस्था कैसी है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आनी हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी पार्ट आएगा। इकोनॉमिक्स के अलावा भाग 3 में आपको देखने को मिलेगा, जो कि 40 नंबर का है, वो है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ। तो उत्तराखंड स्पेशल भी आएगा, ठीक है ना। तो उत्तराखंड इसके स्पेशल आएगा, तो इसके लिए एक बुक आप देख लीजिएगा, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, मार्केट में आप देख लीजिएगा, जो भी बुक आपको लगे आप एक बुक ले करके उत्तराखंड स्पेशल भी आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी काफ़ी वेटेज है, मतलब 40 नंबर आपको मिल रहा है, तो इसको आपको ज़रूर देखना है। उत्तराखंड स्पेशल, बिना उत्तराखंड स्पेशल पढ़े आपका कल्याण नहीं होना है, तो उत्तराखंड स्पेशल आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, और मैं तो यही कहूँगा कि आप इस वैकेंसी को भरें, तैयारी करें। और कमेंट बॉक्स में आपको अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो नोटिफिकेशन में अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। और बस एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि अगर हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, ये वीडियो पसंद आया है, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन भी मिलता है, इस ज्वाइन के ऑप्शन को अगर आप यूज करते हैं तो आप कंपटीशन जोन में चले जाते हैं, और कंपटीशन जोन में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो आप चाहें तो बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, मात्र 29 रुपीज़ पर मंथ का चार्ज है, दे करके आप कंपटीशन जोन का सदस्य भी बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलो बच्चा, ज़्यादा लंबी हो गई क्या?